जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका नैन आईएएस यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपका अपना चैनल है जीएस की और करंट अफेयर्स और रीजनिंग मैथ की तैयारी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस दिशा में बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और इससे आपको लाभ ज़रूर मिल रहा होगा। तो दोस्तों, आज मैं जो है आपको पढ़ाऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस हो चुकी हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा, हमने जो है स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण बातों को देखा। पिछली क्लास में हमने मजदूर आंदोलन, किसान सभाओं के बारे में भी देखा। तो इस तरह जो मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको जो है नोट्स फॉर्मेट में हम आपको पढ़ा रहे हैं। मतलब अगर कोई टॉपिक है तो उससे कितने संभावित प्रश्न आ सकते हैं, उसी हिसाब से टॉपिक बना के हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। व्यर्थ की बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, वरना इतिहास तो आपको पता ही है कि बहुत बड़ा है, तो उसमें हमें छांटना पड़ता है, हमें जो है सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्या महत्वपूर्ण है। तो आपके इसी काम को कम करने का बीड़ा हमने उठाया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको लेके हम चल रहे हैं। आज उसी टॉपिक में रोलेट एक्ट के बारे में हम बात करेंगे, सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे जो रोलेट एक्ट के बाद हुआ। इसके बाद हम जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता है सवाल पूछे जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद असहयोग आंदोलन भी अगर समय रहा तो उसको देखा जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की। टॉपिक हमारा क्या है? रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर हुआ? ये हुआ है सर दोस्तों 1919 में। 1919 की ये कहानी है। ठीक है, आइए देखते हैं हुआ क्या, कैसे घटनाक्रम बने। ठीक, आइए इसको देखा जाए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये समय वो था जिस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। लोगों को ये समझ में आ रहा था कि अंग्रेजों को जो है यहाँ से दूर करना, भगाना ही एकमात्र लक्ष्य है। लोग जागरूक हो रहे थे दोस्तों, आंदोलित हो रहे थे। अंग्रेजों को उसकी चिंता सता रही थी। उन्होंने इसको कुचलने के लिए क्रांतिकारी, मुख्य कारण क्या था इसका? क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए क्या किया? अंग्रेज सरकार ने क्या किया? एक न्यायाधीश थे दोस्तों, उनका नाम क्या था? न्यायाधीश सिडनी रोलेट। सिडनी रोलेट, न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में क्या था? 1917 में इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। क्या किया? पहले एक समिति का गठन किया। एक समिति का क्या किया दोस्तों? गठन किया। ठीक है, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में क्या किया? एक समिति का गठन किया। इसका काम क्या था? आतंकवाद को कुचलने के लिए, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसको इन्होंने आतंकवाद का नाम दिया। तो आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण। इस समिति का यही काम था कि जो है, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जिनको ये आतंकवाद कहते थे, उनको कुचलने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाई जाए, ताकि जो है उन पे कमी आ सके, उनको अंकुश में रखा जा सके। क्लियर हुआ?
ठीक, तो ये समिति इसीलिए बनाई गई। अब समिति जो बनाई गई इसके सुझाव के आधार पर, इसके सुझाव के आधार पर, सुझावों के आधार पर क्या होता है दोस्तों, मार्च 1919 में क्या होता है, एक विधेयक पारित होता है। मार्च 1919 में एक विधेयक पारित किया जाता है, विधेयक पारित होता है जिसका नाम क्या होता है, रोलेट एक्ट। ठीक, ये विधेयक पारित हो जाता है जिसको रोलेट एक्ट कानून कहा जाता है। बैकग्राउंड देखिए क्या था दोस्तों, उसके बाद फिर आगे हम रोलेट एक्ट के बारे में चलेंगे, देखेंगे। जो उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियां थी या लोगों में जागरूकता थी अंग्रेजों के खिलाफ, इसी पे उनका मुख्य काम था अंकुश लगाना। तो इन्होंने एक समिति बनाई, न्यायाधीश या पूर्व एक जज थे जो है सिडनी रोलेट जो है न्यायाधीश थे, इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसका मुख्य काम क्या था, आतंकवाद को कुचलने के लिए प्रभावी क्या बनानी थी, योजना बनानी थी कि कैसे किया जाए कि आतंकवाद को कुचल दिया जाए। अब इस समिति ने एक रिपोर्ट पेश की और उसी रिपोर्ट या सुझाव के आधार पर कब, मार्च 1919, समिति गठित हुई 1917 में, रिपोर्ट दी। इसके बाद फिर जो है रोलेट एक्ट का जो है विधेयक पारित हुआ मार्च 1919 में, और इस तरह रोलेट का जो है एक्ट या रोलेट अधिनियम क्या आया, अस्तित्व में आया। ये बात समझ में आई। तो ये तो हो गई रोलेट एक्ट की बैकग्राउंड। अब देखेंगे कि रोलेट एक्ट था क्या, ये कानून था क्या और किस लिए इसका इतना विरोध हुआ। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। ये इसकी सबसे खतरनाक और मूल बात क्या थी दोस्तों, अंग्रेजी सरकार जब चाहे, अंग्रेजी सरकार जब चाहे, ठीक है, उसकी मर्जी पे है, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे। मतलब किसी को उठा लिया, किसी को उठा लिया, कोई कोर्ट में केस नहीं गया, न्यायाधीश के समक्ष नहीं गया, ठीक है, किसी को उठा के जेल में बंद कर दिया बिना मुकदमा के जेल में, चाहे जब और चाहे जब तक। किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, जेल में बंद कर सकती थी। क्लियर हुआ? बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी जब चाहे, इसकी मर्जी पे था। इसलिए इसको कौन सा कानून कहा गया? इस कानून का बहुत प्रचलित नाम है दोस्तों, बिना वकील बिना अपील और बिना दलील। का कानून मतलब एक ऐसा कानून बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, कि जिसमें ना तो वकील की जरूरत है, ना तो उसकी अपील की जा सकती है और न ही कोई दलील सुनी जाएगी। क्लियर हुआ? मतलब ये ऐसा कानून है जिसमें दलील, अपील और वकील की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से मनमानी वाली बात है, ये पूरी तरह से मनमानी वाली बात है। बात समझ में आई? इसीलिए रोलेट एक्ट इतना खतरनाक था और अमानवीय था। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई आपको? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, कौन सा कानून था? रोलेट एक्ट। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, ये कब पारित हुआ था अगर ये पूछे कि जो है ये किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 था।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ये बिल पारित हुआ, कार्यकाल में। ठीक, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ। अब अखिल भारतीय राजनीति में, मतलब पूरे भारत की राजनीति में पहली जो राजनीतिक क्रांति थी, राजनीतिक जो है रूप से इसका एक तरह से एंट्री थी गांधी जी की, वो यही हुई। आप ये देखिए 1919 में ही, ठीक है, अखिल भारतीय राजनीति स्तर पर, अखिल भारतीय राजनीति में, मतलब संपूर्ण भारत की राजनीति में गांधी जी की यहीं से एंट्री होती है। ठीक है, गांधी जी का पहला साहसिक कदम, पहला साहसिक कदम, ये आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि गांधी जी की जो अखिल भारतीय और मतलब ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो मतलब गांधी जी की पॉलिटिक्स में एंट्री थी, वो यहीं से शुरू हुई, इसी कानून के साथ शुरू हुई, इसी कानून के विरोध के साथ शुरू हुई। तो ये समझने वाली बात है। ठीक है, अब इन्होंने जो है वर्ष 1919 में इसके खिलाफ क्या किया, रोलेट एक्ट के खिलाफ, एक्ट के खिलाफ क्या किया दोस्तों, सत्याग्रह किया। क्या किया, सत्याग्रह। इनका अखिल भारतीय स्तर पर जो सत्याग्रह हुआ वो किसके खिलाफ हुआ, रोलेट एक्ट के खिलाफ। क्लियर हुआ, बात क्लियर हो गई। ये गांधी जी की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। इन्होंने इसके लिए 3 मंच का प्रयोग किया। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 3 मंच का प्रयोग किया, गांधी जी ने इसके लिए 3 मंचों का प्रयोग किया। आइए देखते हैं वो मंच कौन से थे। गांधी जी ने, इन्होंने 3 मंच का प्रयोग किया रोलेट एक्ट के खिलाफ। अपने प्रतिरोध में इन्होंने 3 मंच का प्रयोग किया। एक तो आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, होम रूल लीग। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, होम रूल लीग का इस्तेमाल किया। खिलाफत का इस्तेमाल किया, एवं सत्याग्रह सभा। मतलब इन 3 मंचों के माध्यम से इन्होंने जो है अपने रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है जो सत्याग्रह है इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, अब किस तरह किया ये देखते हैं। पंजाब के 2 नेता थे दोस्तों, पंजाब के 2 नेता थे, नाम याद करिएगा, नाम याद रखिएगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और कौन थे, सत्यपाल, 2 लोग थे। ठीक है, ये भी डॉक्टर सत्यपाल। क्लियर हुआ। चलिए, पंजाब के 2 नेता थे, इनकी क्या हो गई, गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई। और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, दरअसल रोलेट एक्ट में आपको पता ही है किस तरह गिरफ्तारी होती थी, तो इनकी अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तारी कर ली। और इसके बाद क्या हुआ, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में कब की बात है, 13 अप्रैल, डेट याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1919 को, दिन देखिए क्या था, बैसाखी के दिन, बैसाखी के दिन। ठीक है, कहां पर, अमृतसर के जलियांवाला बाग में। पंजाब का जो अमृतसर है के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ। एक सार्वजनिक सभा का क्या हुआ दोस्तों, आयोजन हुआ।
मतलब रोलेट एक्ट में किसकी गिरफ्तारी हो गई? रोलेट एक्ट में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी होती है। पब्लिक क्या करती है? बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को वहां पर जमा होती है। कहाँ? अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ताकि वो रोलेट एक्ट की जो है इस दमनकारी नीति का विरोध कर सके, ब्रिटिश की जो है ये नीति जो है इसका विरोध कर सके। और जो तात्कालिक विरोध है वो किस लिए था? इन दोनों जो है क्रांतिकारी नेताओं की गिरफ्तारी का। ठीक है, मेन जो रीजन था, तात्कालिक कारण था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी का था और रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है अपना प्रतिरोध दिखाना था। तो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। ये बात यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझिएगा और एक एक चीज जो है नोट डाउन करिएगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद क्या होता है? यहाँ पर ये लोग इकट्ठा होते हैं। जनरल हैरी डायर, जनरल डायर समझिए, जनरल डायर, इसका नाम काफी बड़ा है। जनरल रैगी गैल्ड एडवर्ड हैरी डायर इसका नाम था। जनरल डायर पर्याप्त हमारे लिए जानना। इसने क्या किया? निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर, निहत्थी मतलब शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाई, गोली चलाने का आर्डर दे दिया। ठीक है, अब कितने लोग मारे गए दोस्तों? गेट इसने बंद करवा दिया, गोलियां चलवाई, और इस जो है हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? लगभग 1000 लोगों की हत्या करवाई, हत्या करवाई। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? डेटा याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो है बहुत ही नृशंस हत्याकांड था। इतिहास में ये जो है नरसंहार के रूप में जाना जाता है। इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? एक नरसंहार के रूप में जाना जाता है। और अब आपको इसमें जो है डेटा क्या याद रखना है? यही नरसंहार था जिसकी जो है हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने इनको एक उपाधि दी थी दोस्तों, नाइटहुड। इसको इन्होंने क्या किया? लौटा दिया। जलियांवाला बाग की ही हृदय विदारक घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? अपनी नाइटहुड की उपाधि जो उन्हें ब्रिटिश सरकार से मिली थी उसको वापस कर दिया। ये सवाल कई बार पूछा है परीक्षा में कि किस घटना के विरोध स्वरूप जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो यही घटना है जलियांवाला बाग। ये आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। चलिए, खैर ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, एक तो ये हो गया। दूसरा शंकरन नायर, दूसरा क्या है? शंकरन नायर। शंकरन नायर ने क्या किया? वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, किसने दोस्तों? आइए देखते हैं क्या नाम था इनका। शंकरन नायर। इन्होंने क्या किया? वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य थे, तो वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ठीक, इस्तीफा दे दिया। ओके, वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कौन थे वो? शंकरन नायर। किसने नाइटहुड की उपाधि लौटाई? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, 2-3 चीजें इससे संबंधित हैं। ठीक है, अब अगली जो चीज है वो जानकारी आपके लिए आवश्यक है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, कि इसकी जांच हेतु, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच हेतु कौन सा कमीशन बिठाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा इस हत्याकांड की जांच के लिए
जांच के लिए जो कमीशन बना वो कमीशन था दोस्तों हंटर आयोग या हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किसकी जांच के लिए बनाया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। क्लियर हुआ? ये भी पूछा गया सवाल। तो जो चीजें पूछी गई हैं वो चीज छूटेगी नहीं बिल्कुल आपकी, ठीक है। तो ये हो गया हंटर कमीशन। इसमें दोस्तों इसमें भारतीय सदस्य भी थे, ध्यान दीजिएगा। हंटर कमीशन जो बनाया गया था, हंटर आयोग, इसमें भारतीय सदस्य थे, उनके नाम आपको याद रखने चाहिए। भारतीय सदस्यों में कौन कौन था दोस्तों? C.H. सीतलवाड़, C.H. सीतलवाड़, और कौन था? C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। सुल्तान अहमद खान मतलब C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान, ये लोग भी जो है इस हंटर कमीशन के, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था, इसके भारतीय सदस्य थे। ये लोग कौन थे? भारतीय सदस्य, ठीक है। महत्वपूर्ण हत्याकांड था दोस्तों। ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी डेट जरूर याद रखिएगा। 13 अप्रैल को ये हुआ था। 17 में कमेटी बनी थी, 1917 में जो कमेटी बनी थी, कौन सी कमेटी? वो तो रोलेट एक्ट की बात हुई। रोलेट एक्ट में 1917 में कमेटी बनी, 1919 में रोलेट एक्ट जो है पारित हुआ। और इसके बाद क्या हुआ? उस जो है रोलेट एक्ट के माध्यम से गिरफ्तारी हुई डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की, और पब्लिक में इस कानून के प्रति बहुत गुस्सा था। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं। वहां पर जनरल डायर द्वारा गोली चलवाई जाती, 1000 लोग मारे जाते हैं लगभग। और उसके बाद एक कमीशन, और उसके खिलाफ 2 लोगों ने इस्तीफा दिया। एक लोगों ने इस्तीफा दिया, शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया वायसराय की कार्यकारिणी से, और नाइटहुड की उपाधि लौटाई रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में। और उसके बाद क्या होता है? ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनता है, वो हंटर कमीशन की नियुक्ति करता है, एक स्थापना करता है हंटर कमीशन की, जिसमें 3 भारतीय सदस्य भी शामिल होते हैं, C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम के साथ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, अब इसने 1920 में अपनी रिपोर्ट पेश की। 1920 में हंटर कमीशन क्या करता है? रिपोर्ट पेश करता है, ठीक है। रिपोर्ट पेश करता है, और कमाल की बात देखिए कि इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं पाया गया। सरकार को दोषी नहीं पाया गया। मतलब सोचिए, जब सरकार और उसके प्रतिनिधि ही जिम्मेदार हैं, तो वो काहे अपने आप को दोषी साबित करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर ये हुआ कि इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि ये उपद्रव जो था इसका दमन करने के लिए मार्शल लॉ लगाना जरूरी था, ये कार्यवाही आवश्यक थी। उन्होंने इसको सही साबित ठहराया, ठीक है। उन्होंने कहा कि उपद्रव जो है वो क्रांति का रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए मार्शल लगाना अनिवार्य था, ठीक है। इसको उन्होंने सही साबित किया। हाँ, ये जो है हंटर कमीशन ने केवल ये कहा कि जो जनरल डायर था वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उसके साथ निर्णय लेने की भूल हुई, लेकिन बस इतना ही कहा, निर्णय लेने की भूल हुई, बस इतनी बात। और उसको जो है नौकरी से हटा दिया गया, बस इतनी सजा दी गई कि डायर को नौकरी से हटा दिया गया। और इसके अलावा क्या किया गया दोस्तों? ब्रिटिश अखबारों ने उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए? ब्रितानी अखबारों के हिसाब से जो सुर्खियां थी उसको क्या कहा गया? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया।
और जो ब्रिटिश लॉर्ड सभा थी, जो ब्रिटिश लॉर्ड सभा थी, उसके आधार पर उसको क्या कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। तो अब आप समझिए कि जनरल डायर के प्रति उनकी क्या नीति थी। मतलब वो प्रसन्न थे कि हमारा कोई जो है ऐसा प्रतिनिधि इतना कट्टर और इतना जो है मतलब निर्मम रहा कि उसने जो है हमारी सत्ता स्थापित करने के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया। ठीक है, उस समय निर्ममता ही एक गुण था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह जो है जनरल डायर की नौकरी केवल गई और कुछ नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों इसके अलावा रोलेट एक्ट में क्या हुआ। रोलेट एक्ट नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में और कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 1940 में अंत में हुआ क्या, 1940 में, 20 में तो ये हो गया, 40 में दोस्तों पंजाब के क्रांतिकारी थे, नाम था उनका उधम सिंह। ये महत्वपूर्ण है जानना, पंजाब के क्रांतिकारी हैं जिनका नाम था उधम सिंह। अब चूंकि ये ऐसी घटना थी दोस्तों कि इसने जो है अच्छे अच्छों का जो है दिल दहला दिया। ठीक है, और लोग प्रतिशोध की आग से जो है जल उठे। तो इसके बाद क्या हुआ, उधम सिंह ने क्या किया, उधम सिंह ने ये कसम खाई थी कि जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। तो अब सोचिए कितनी वीरता वाला काम उधम सिंह करते हैं कि इस नरसंहार का बदला लेने के लिए जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, इसकी वो जो है कहां जाके, अब सोचिए बदला लेने का जुनून इनको कहां लेके जाता है, लंदन में। लंदन में जाकर क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। अब सोचिए मतलब प्रतिशोध की आग इतनी ज्यादा जल रही थी कि उधम सिंह ने जाके वहां बदला लिया। ठीक है, लंदन में जाके हत्या कर दी। ठीक है, बस ये जरूरी है आपके लिए जानना। 1940 की ये बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड के लिए एक समिति का गठन किया था। ठीक है, ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है कि जो है 13 अप्रैल 1919 को जब ये हुआ तो क्या हुआ, कांग्रेस जांच समिति, कांग्रेस जांच समिति, कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के, इसकी जो रिपोर्ट थी, इसका जो प्रारूप था, कांग्रेस में एक जांच समिति बनी, उसकी ड्राफ्टिंग का काम किसको सौंपा गया, ड्राफ्टिंग का या प्रारूप बनाने का काम किसको सौंपा गया, इसकी रिपोर्ट का, ये सौंपा गया महात्मा गांधी को। किसको सौंपा गया, महात्मा गांधी को। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि इस हत्याकांड पे जो कांग्रेस की जांच समिति बनी उसकी रिपोर्ट के प्रारूप को बनाने का काम किसको सौंपा गया, तो वो दोस्तों सौंपा गया महात्मा गांधी को। क्लियर हुआ, चलिए ये बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निवारक हत्या, इस हत्याकांड को निवारक हत्या की संज्ञा किसने दी थी, निवारक हत्या की संज्ञा किसने दी, तो मॉन्टेग्यू ने दी। मॉन्टेग्यू ने इसको क्या संज्ञा दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्या। ठीक है, और जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, ये किसने कहा, ये कहा, दीनबंधु सी एंड्रयूज। सी एंड्रयूज। ठीक है, चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।
इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो जो है यहीं से आएंगे। जितना हमने बताया है इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जितनी बातें थी सबको हमने समेट लिया है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। आइए एक टॉपिक नया शुरू कर देते हैं, अभी समय है, एक टॉपिक शुरू करते हैं अगला वाला, खिलाफत आंदोलन। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? खिलाफत आंदोलन। आइए देखते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन क्या था दोस्तों? ठीक है, एक खिलाफत कमेटी थी। आंदोलन शुरू करने के लिए गठित कमेटी की गई थी। आंदोलन शुरू करने के लिए पहले कमेटी गठित की गई आंदोलन शुरू करने के लिए। ठीक है, अब इस कमेटी हम देखते हैं, इसके बाद बताते हैं क्या है खिलाफत आंदोलन। ये आंदोलन शुरू करने के लिए कमेटी गठित की गई। अब इसमें सदस्य कौन था? इस कमेटी में कौन कौन सदस्य था? शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर अंसारी। शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद और शौकत अंसारी। शौकत अंसारी, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन को शुरू करने के लिए कमेटी बनाई गई, गठित की गई, जिसके ये सारे लोग सदस्य थे। ठीक है, यही लोगों ने मिलकर शुरू किया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खिलाफत आंदोलन को असल में किसको श्रेय दिया जाता है। ये तो 4 सदस्य हो गए, लेकिन खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? शौकत अली और मोहम्मद अली। मेन जो इसके जो है प्रारंभ करने का श्रेय मिलता है, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो मुख्य श्रेय मिलता है वो किसको मिलता है? शौकत अली और मोहम्मद अली। इनको क्या कहा जाता है? अली बंधु, मतलब अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। क्लियर हुआ? अब देखिए इसकी बैकग्राउंड क्या थी, खिलाफत आंदोलन की बैकग्राउंड क्या थी, ये हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो खिलाफत आंदोलन था, देखिए उस समय ये बैकग्राउंड ये है कि जो है भारत के मुसलमान जो थे वो तुर्की के जो सुल्तान है उसको, जो तुर्की एक देश था, तुर्की के सुल्तान को क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। तुर्की के सुल्तान को क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। ठीक है, किस चीज का? इस्लामी साम्राज्य, मतलब पूरी दुनिया के इस्लामी साम्राज्य का क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। किसको? तुर्की के सुल्तान को। कौन? भारत के मुसलमान। तो भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को पूरे इस्लामिक साम्राज्य का खलीफा मानते थे। क्लियर हुआ? अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की बात है। ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या था? तुर्की देश किससे खिलाफ लड़ रहा था? तुर्की देश मित्र देशों के खिलाफ लड़ रहा था। तुर्की देश किसके खिलाफ लड़ रहा था? मित्र देशों के खिलाफ लड़ रहा था। ठीक है, अब ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने वचन दिया था भारत के मुसलमानों को कि किसी तरह वो तुर्की का विभाजन नहीं होने देंगे, मतलब तुर्की अखंड रहेगा, तुर्की का किसी भी कीमत पे विभाजन नहीं होने देंगे। ये किसने वचन दिया था?
ये किसने वचन दिया था? ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि तुर्की का विघटन नहीं होने देंगे। तुर्की का विघटन नहीं होने देंगे। ठीक है, तुर्की का विघटन नहीं होने देंगे, ये ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारत के मुसलमानों को प्रॉमिस किया था। ठीक है, क्लियर हुआ? अब होता क्या है दोस्तों, अब होता क्या है, इसके बावजूद जब प्रथम विश्व खत्म होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो क्या होता है दोस्तों? ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? प्रथम युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार क्या करती है? ब्रिटिश सरकार तुर्की साम्राज्य का क्या करती है? विघटन कर देती। ठीक है, तुर्की साम्राज्य का क्या करती है? विघटन कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने वायदे से पीछे हट जाती है। अपने वायदे से क्या होता है? वो पीछे हट जाती है। ठीक है, अब क्या होता है? अब क्या होता है? भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगते हैं वादा खिलाफी के विरोध में। चूंकि इन लोगों ने वादा खिलाफी की कि हम तुर्की साम्राज्य का विघटन नहीं होने देंगे, लेकिन क्या हुआ? असल में इन्होंने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? फिर जो है भारतीय मुसलमान क्या करते हैं? ये आंदोलन करने लगते हैं। तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य था, तुर्की का कौन सा साम्राज्य था? ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए और खलीफा को बनाए रखने के लिए, खलीफा को बनाए रखने के लिए क्या होता है दोस्तों? भारतीय मुसलमान कौन सा आंदोलन शुरू करते हैं? खिलाफत आंदोलन। फिर वो कौन सा आंदोलन शुरू करते हैं इसके विरोध में? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो इस तरह जो है अंग्रेजों की वादा खिलाफी के जो है विरोध में भारतीय मुसलमान खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया और खलीफा का पद समाप्त कर दिया। ठीक है, मतलब यही उनकी चाल थी। तो इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, खिलाफत आंदोलन। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में खिलाफत आंदोलन को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हम असहयोग आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन को कवर करेंगे और उसको जो है हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और काम की चीज़ें मिली होंगी। इनका नोट्स बनाइएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ से जरूर सवाल पूछता है। रौलट एक्ट हो, चाहे जलियांवाला बाग हो, चाहे खिलाफत आंदोलन हो, एक क्रीम टॉपिक है, इसको मिस मत करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।